हेलो बच्चों, आज मैं जो क्लास आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी रिसेंटली मैंने जो चैप्टर फिनिश कराया था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसका एक टेस्ट लिया था। तो उस टेस्ट में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी सॉल्यूशन में, तो मैं पूरे का पूरा सॉल्यूशन की क्लास आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये सॉल्यूशन आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है ना, जो जो भी बच्चों की प्रॉब्लम आई है वो सब मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा एक कंसर्न और है जो मैं आज की क्लास में आपके सामने रखना चाहता हूं। जो हमारी फेस टू फेस क्लासेस चल रही हैं और वो बीकॉम की वजह से, एग्जामिनेशन की वजह से हम लोगों ने ब्रेक ले लिया था 10-15 दिन का, लेकिन अभी पीछे ही खबर आई है कि यूनिवर्सिटी ने भी एग्ज़ाम जो टाल दिए हैं, जो कि एक वायरस, कोरोना वायरस सब आप लोग जानते हैं, उसकी वजह से और सारे शिक्षण संस्थान वगैरह को बंद करने के आदेश दिए हैं। तो हमें उसमें गवर्नमेंट का सहयोग करना है कि ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो पाएँ की जगह, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि क्योंकि आगे आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होंगे, फिर दोबारा छुट्टियां होंगी, तो बेसिकली ये जो छुट्टियां थी जो हमने यूनिवर्सिटी की वजह से की थी, एग्ज़ाम की वजह से की थी, वो तो बेकार ही हो गई हमारी छुट्टियाँ। तो ये छुट्टियाँ जब हम बाद में भी करेंगे, तो अभी जो 10-15 दिन हैं उसमें क्या करें, तो मैं आपके लिए रोज़ाना, मतलब मैं यहाँ से ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड कराऊंगा डेली बेसिस पर, जिससे इन 15 दिन में भी आपका जो सिलेबस है वो आगे खिसकता रहे बिना आपके यहाँ आए हुए। टेक्नोलॉजी का इससे बेस्ट यूज नहीं हो सकता है, ठीक है ना, कि आप जो फेस टू फेस क्लासेस कर रहे हैं उसी का पूरा पूरा आपको 100% में घर बैठे बैठे आपकी ऐप पर क्लासेज आपको मिल जाया करेंगी। जो भी 10-15 दिन का जो लैग आया है कि आपके जो कोर्स है वो डिले भी ना हो, ठीक है ना। तो उस दौरान मैं जो टॉपिक कराऊंगा वो आपको घर बैठे बैठे डेली के डेली बेसिस पर आपको करना है, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेसिकली लेक्चर नहीं है, कोई टॉपिक मुझे नहीं पढ़ाना है इसमें। जो क्वेश्चन दिए थे मैंने उसके सॉल्यूशन मुझे आपको बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपके पास टेस्ट पेपर भी है। Explain the treatment of unrealized rent and its recovery in subsequent year under the provision of Income Tax Act 1961। तो दो अलग अलग क्वेश्चन है बच्चों ये। एक तो अनरिलाइज रेंट का ट्रीटमेंट क्या होता है, यानी कि जिस साल अनरिलाइज रेंट होता है उस साल क्या इसका ट्रीटमेंट अंडर द इनकम टैक्स होता है। और दूसरा जो क्वेश्चन है कि जब ये रिकवरी होती है किसी लेटर ईयर में तब क्या ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ जो मैंने क्वेश्चन लिखा है वो पहले पार्ट का आंसर लिख दिया मैंने। जो सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो इसलिए मैंने जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि जो सेकंड क्वेश्चन है वो एरियर ऑफ रेंट से रिलेटेड है, रिकवरी से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सेक्शन 25 कैपिटल ए जो है दोनों की बात करता है, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट की भी बात करता है और रिकवरी ऑफ एरियर ऑफ रेंट की भी बात करता है। तो वो वाला आंसर आपको वहाँ मिल जाएगा। जहाँ तक सवाल है ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, यानी कि जिस साल अनरियलाइज्ड रेंट होता है उस साल क्या ट्रीटमेंट होता है, ऑलरेडी हम जानते हैं कि जो सेक्शन 23 है वो डिस्कस करता है इस बारे में कि आप जीएबी कैसे निकालेंगे। तो उसकी एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि जो स्टेप 2 हम यूज करते हैं, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, यानी कि ARR, उसमें से ये अनरियलाइज्ड रेंट माइनस हो जाता है क्योंकि ना तो ये रिसीव्ड हुआ ना रिसीवेबल है, ठीक है। अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं और वो कंडीशन लिखी भी हुई है रूल 4 में, वो आपको नोट्स में भी दिया गया है और आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है वो। तो ये तो हुआ ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट कि अनरियलाइज्ड रेंट का ट्रीटमेंट क्या होता है। ARR में से माइनस हो जाता है, स्टेप 2 में से माइनस हो जाता है, लेकिन फर्दर हम जब जीएबी निकालते हैं तो स्टेप 1 और स्टेप 2 विच एवर हायर को हम जीएबी के रूप में ले लेते हैं। माइनस तब होता है अगर रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाइड हो। तो यहाँ सॉल्यूशन में भी मैंने दिया हुआ है आपको, तो एक एक कंडीशन मुझे पढ़ाने की तो यहाँ रिक्वायरमेंट है नहीं। जहाँ तक रिकवरी की बात है तो जिस साल ये रिकवर होगा उस साल ये 30% माइनस होने के बाद टैक्सेबल हो जाएगा एसएससी की टोटल इनकम में। और ये सेक्शन 25 कैपिटल ए कहता है। और सेक्शन 25 कैपिटल ए ना केवल रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट के बारे में बात करता है, बल्कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है रिकवरी ऑफ एरियर ऑफ रेंट, उसके बारे में भी ये बताता है। तो देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस द टैक्स लायबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ एरियर ऑफ रेंट।
तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे और आपने अच्छी तरह से सॉल्यूशन किया भी होगा इनका। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात है, इसमें अंकुश को एक प्रॉब्लम थी, वो भी मैं साथ के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो अनिरुद्ध हैज ए प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 1,30,000 पर एनम, द फेयर रेंट इज 1,10,000 पर एनम एंड स्टैंडर्ड रेंट फिक्स्ड बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट इज 1,20,000. The property was let out for a rent of 11,000 per month throughout the previous year. Unrealized rent was 11,000 and all conditions prescribed by rule 4 are satisfied. अगर ये नहीं भी लाइन होती, कौन सी लाइन नहीं होती कि all condition prescribed by rule 4 satisfied, तो हम भी ऑटोमेटिकली मान लेते कि ये satisfied हैं. He paid municipal taxes at the rate 10% of municipal valuation. Interest on borrowed capital was 40,000 for the year. Compute the income from house property of Anirudh for assessment year 2021. अब जैसा कि क्वेश्चन बता रहा है कि म्युनिसिपल वैल्यूएशन 1,30,000 रुपये है और फेयर रेंट वैल्यू 1,10,000 रुपये है, तो रेंट कंट्रोल एक्ट में जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो है 1,20,000. तो स्टेप 1 हमारा क्या होता है, हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट वैल्यू बट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट. तो हायर ऑफ 1,30,000 और 1,10,000 बट ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए रेंट कंट्रोल एक्ट से, यानी कि 1,20,000 से. तो जो हमारा स्टेप 1 में निकल के आएगी वैल्यू वो आ जाएगी 1,20,000. इसके बाद जो हमारा रेंट है वो है 11,000 पर मंथ. तो 11,000 पर मंथ से जो रेंट बैठेगा पूरे 12 महीने का वो बैठेगा आपका 1,32,000. अब क्योंकि अनरिलाइज्ड रेंट नहीं मिला आपको 11,000 रुपये का, तो स्टेप 2 में से इसे माइनस कर देते हैं हम, मालूम है आपको. तो स्टेप 2 बैठेगा 1,21,000 रुपये का. तो स्टेप 2 आपका 1,21,000 हो गया. और जीएवी क्या आती है, विच एवरेज हाई है, दोनों में जो ज़्यादा है वो है 1,21,000, तो 1,21,000 आ गई. क्लियर है. अब इन्होंने कहा है कि म्युनिसिपल टैक्सेज जो है 10% म्युनिसिपल वैल्यूएशन का है, तो 13,000 ये माइनस हो गए. तो 1,21,000 में 13,000 माइनस हो गए, तो बचा 1,08,000. ये बचेगी आपकी ग्रोस एनुअल वैल्यू. इस ग्रोस एनुअल वैल्यू में 30% आपको देनी ही है स्टैट्यूटरी डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन जिसे बोल देते हैं. तो 1,08,000 का 30% वो माइनस हो जाएगी. इसके अलावा जो है वो है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की, वो क्वेश्चन में खुद बे खुद निकाल के दे रखा है 40,000, तो वो भी आपकी माइनस हो गई. अंकुश देखो, जो आपको प्रॉब्लम थी वो ये थी, जो मैंने पढ़ा था व्हाट्सएप में आपने भेजी थी प्रॉब्लम, कि सर 40,000 रुपये क्यों माइनस करें, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन के लिए तो लिखा हुआ ही नहीं है. तो अंकुर बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या इसमें लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल किसी और पर्पज के लिए से क्या ये कह रखा है कि शायद घर में बेटी की शादी थी तो मकान को गिरवी रखवा के उसने उधार ले लिया, तो ऐसा भी कुछ नहीं है. तो जब आपके पास क्वेश्चन में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ना हो, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, और इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल की डिडक्शन तभी मिलती है जब मनी का जो यूटिलाइजेशन है, जो बोरोड कैपिटल है, वो 5 चीज़ों के लिए आपने यूटिलाइज किया हो. पहला है तो परचेज के लिए किया हो, या कंस्ट्रक्शन के लिए किया हो, या रिपेयर के लिए किया हो, या रिकंस्ट्रक्शन के लिए किया हो, या रिन्यूअल के लिए किया हो. इन 5 चीज़ों के लिए अगर आपने उधार ले रखा है तो आपको इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल की डिडक्शन मिल जाएगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी. तो क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है तो हम ऑटोमेटिकली एज्यूम करेंगे कि जो आपने उधार लिया होगा वो कंस्ट्रक्शन या इन 5 चीज़ों के लिए ही लिया होगा. तो दैट्स वाई ये जो डिडक्शन है आपको अलाउ की जाती है. क्लियर हो गई बात ये. इसके अलावा खाली कंस्ट्रक्शन का मुद्दा नहीं है. शायद एक चीज़ मैं अपनी तरफ से वो क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको शायद ध्यान आ रहा होगा कि परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए मिलता है. तो परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है, और अगर हमें उसका इंटरेस्ट 30,000 रुपये की जगह 2 लाख रुपये जो हायर लिमिट है वहाँ तक करना है, तो उसमें परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन जरूरी है. बाकी के जो 3 चीज़ें, रिपेयर है, रिकंस्ट्रक्शन है, रिन्यूअल है, नहीं चलते हैं. ठीक है. लेकिन अगर आपको लेट आउट प्रॉपर्टी है तो 5 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ हो रही हो तो भी इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल की जो डिडक्शन है वो मिल जाती है विदाउट एनी लिमिट. ठीक है. तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका पूरा होता है.
अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन वो दिया था मैंने, फ्री के नंबर मैंने बांट रखे हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़े चैप्टर को लेके। तो X इज द ओनर ऑफ 3 हाउसेज विच आर all let out and not governed by the Rent Control Act. From the following particulars find out the gross annual value in each of the cases. देखिए जब रेंट कंट्रोल एक्ट है ही नहीं तो हम सिंगल स्टेप में भी जीएवी निकाल सकते हैं, और सिंगल स्टेप होता है तीनों वैल्यू में से जो भी हायर हो, ठीक है। अदरवाइज अगर आप दो स्टेप जो यूज कर रखे हैं वो निकालेंगे तो भी बात वही आएगी। अदरवाइज जहाँ रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं होता है, सिंपल स्टेप होता है कि तीनों वैल्यू में से जो भी ज़्यादा हायर हो। तो म्युनिसिपल वैल्यू 30,000, एक्चुअल रेंट और फेयर रेंट वैल्यू, तीनों में से हायर कौन सी है जी? 36,000। तो पहले में जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी 36,000, दूसरे में 28,000 जीएवी आ जाएगी, और थर्ड में आ जाएगी आपकी 35,000। तो ये आपकी आ जाती हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्लियर होगी बात ये? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बड़ा सिंपल है, जो थ्योरी पूछी है उसी का बस न्यूमेरिकल पार्ट यहाँ पे पूछ लिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 में थ्योरी पूछी है रिकवरी ऑफ अंडरलाइन रेंट, उसी का न्यूमेरिकल पार्ट मैंने यहाँ पूछ लिया है। मिस्टर आनंद सोल्ड हिज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन मार्च 2019, यानी कि अब वो ओनर नहीं रहा, क्योंकि आपका जो प्रीवियस ईयर चल रहा है वो चल रहा है प्रीवियस ईयर 1920, यानी कि 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल 19 से पहले ही बेच चुका तो ओनर नहीं रहा, और जब ओनर नहीं रहता तो नॉर्मली इनकम जो हाउस प्रॉपर्टी की वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होती, सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन। और वो एक्सेप्शन है रिकवरी ऑफ अंडरलाइन रेंट अगर रिकवर हो रहा है, और एरियर ऑफ रेंट अगर रिकवर हो रहा है, तो बावजूद इसके कि आप ओनर नहीं है तब भी इनकी रिकवरी हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही टैक्सेबल होगी 30% माइनस करने के बाद। तो पहले आपको थ्योरी लिखनी है, फिर उसका न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट देना है। इन जून 2019 ही रिकवर 10,000 फ्रॉम मिस्टर गौरव, तो उसे एक तो जून 19 में मिले जी 10,000 गौरव से, टू whom he had let out his house for 2 years from April 2013 to March 2015. He could not realize 2 months rent 20,000 from him, and to that extent his actual rent was reduced while computing income from house property. 20,000 रुपये नहीं मिले थे, और उस समय जिस समय नहीं मिले थे उस समय उसे डिडक्शन भी मिल चुकी थी, यानी कि जो 10,000 रुपये रिकवर हो रहे हैं तो ये टैक्सेबल होंगे आफ्टर डिडक्टिंग 30%, जैसा कि सेक्शन 25 कैपिटल ए में लिखा हुआ है। Further, he had let out his property from April 2015 to February 2019 to Mr. Satir. In April 2017, he had increased the rent 12,000 to 15,000 per month, and same was a subject matter of dispute. In September 2019, the matter was finally settled, and Mr. Anand received 69,000. तो इसके अलावा 69,000 मिस्टर आनंद को ये भी मिले, तो 10,000 और 69,000 दोनों को ऐड किया जाएगा, 30% की डिडक्शन दी जाएगी, तो ये टैक्सेबिलिटी आपकी आ जाएगी। उससे पहले आपको सेक्शन 25 कैपिटल ए की थ्योरी लिखनी पड़ेगी। तो ये सॉल्यूशन है, आपको आराम से समझ में आ गया होगा। कुछ ऑब्जेक्टिव भी दिए मैंने आपको, एक कंप्लीट टेस्ट पेपर बनाने की कोशिश की थी मैंने कि हर तरह का क्वेश्चन आपके सामने रखा जाए जैसा कि पेपर में आता है। क्वेश्चन नंबर 6, म्युनिसिपल टैक्सेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू पेड बाय द टेनेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो बोल्ड कर दिया मैंने, यानी कि जो सेकंड आंसर है वो बेस्ट है। और 7th है, एनी पर्सन हु हैड टेकन लोन बिफोर 1 अप्रैल 99 फॉर रिपेयर, रेनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन, एडिशन, अल्ट्रेशन, देन इंटरेस्ट अलाउड शैल बी 30,000। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है जी, लेकिन हमें ये देखना होता है कि शायद क्वेश्चन बनाने वाले का ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर एजम्पशन वहाँ लेनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 अप्रैल 99 की जो डेट है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले पोर्शन के लिए रेलेवेंट होती है, अदरवाइज लेट आउट पोर्शन के लिए रेलेवेंट है ही नहीं, ठीक है। इन्होंने कहा रिपेयर, रिनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन के लिए उधार लिया है, तो शायद ये चाह रहे हैं कि हम उस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, क्योंकि अगर लेट आउट पोर्शन की बात करें तो चाहे आपने 1 अप्रैल 99 से पहले ले रखा हो चाहे 1 अप्रैल 99 के बाद ले रखा हो, उसमें कोई भी लिमिट नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, अगर 1 अप्रैल 99 से पहले किसी भी पर्पज के लिए उधार ले लें 30,000 रुपये, और 1 अप्रैल 99 के बाद अगर प्रॉपर्टी है और कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड है तो लिमिट जो है बढ़ के 2 लाख रुपए तक हो जाती है। तो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 30,000। क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है, मिस्टर जी लेट आउट ए प्रॉपर्टी फॉर 20,000 पर मंथ ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 2021,
that is previous in 1920. The municipal taxes on the let out property were enhanced retrospectively. Hence he paid 60,000 as municipal tax, which include arrear of municipal tax 45,000 हर income from house property. तो जो लेट आउट है वही आपकी जीएबी बन जाएगी आई थिंक। तो 2,40,000 रुपये ये जीएबी बन जाती है। अब 60,000 रुपये म्यूनसिपल टैक्सेस दिए जा रहे हैं। हमें ये मतलब नहीं होता म्यूनसिपल टैक्सेस में कि कब के हैं, तो वो पूरे माइनस होते हैं जी। 60,000 ये माइनस हो गए तो नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी आपकी 1,80,000। 24 की डिडक्शन मिलेगी, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24(1) 30% की डिडक्शन मिलेगी। तो 1,80,000 का 1,80,000 का 30% माइनस करेंगे तो आपकी आ जाएगी 1,26,000, 54,000 की ये डिडक्शन मिलेगी। तो ये आपकी आ जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो ये सॉल्यूशन था जो मैंने पेपर दिया था। एक आध बच्चों को प्रॉब्लम आई थी तो वो मैंने आपको सॉल्व कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने आपको अपने बंदे का नंबर दिया हुआ है, विशु संगल का, उसे आप बता दीजिए। कोई भी टॉपिक में जिस भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो या तो मैं आपको अगर वॉइस नोट होगा वॉइस नोट के थ्रू कर दूंगा, अगर मुझे उसकी वीडियो बनानी होगी मैं वीडियो बना दूंगा। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हुई मुझे लगा कि वीडियो बनाने की जरूरत है तो मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अदरवाइज वॉइस नोट के थ्रू भी हो जाएगा। विशु संगल को आप कर दीजिएगा, उसका फ़ोन नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, उसे फ़ोन कर लीजिएगा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक उसे आप फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब हम कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे टैक्सेशन में भी और लॉ में भी, जिसकी वीडियो मैं आपको बना के भेजता रहूँगा जब तक कि ये कोरोना की वजह से मतलब हमारे इंस्टीट्यूशन जो है बंद हैं, किसी वजह से हम नहीं खोल पा रहे हैं। लेकिन हम ये भी चाहते हैं, मैं ये भी चाहता हूँ कि आपका कोई भी नुकसान ना हो। तो छोटे छोटे टॉपिक मैं करूँगा, बड़ा चैप्टर कोशिश करूँगा कि मुझे ना लेना पड़े। तो छोटे छोटे टॉपिक जिसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, तो मैं उसे मेरी छुट्टी नहीं है, आपकी छुट्टियां हैं और आप भी ने छुट्टियां ना मानिए। बस आप स्टडी एट होम आपको करनी है, जो हम लोग आपके लिए क्लासेस भेजेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।